हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो नया साल आया है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए खुशियां लेकर आए, सबके लिए मंगलमय हो। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं कक्षा 11 की किताब आरोह के दूसरे अध्याय, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी के बारे में। तो हम उनके बारे में जानेंगे, उनका साहित्यिक परिचय, कि उनका साहित्य में क्या क्या योगदान रहा है। तो देखते हैं बच्चों, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ये उनकी रचना है शब्दों के आलोक। इसमें से कुछ 2 पंक्तियां उन्होंने ली है। तो इनका अर्थ अगर देखें हम, तो अर्थ क्या होगा भी, समय वह रंग है, यानी समय के साथ हमारा जो देश है जाति में, धर्म में, रंग में विभाजित होता रहता है। लेकिन जो साहित्य है, यानी जो पठन पाठन, यानी जो पढ़ने योग्य सामग्री है, जो साहित्य है, वो क्या है, इन सब चीज़ों से परे होकर क्या है, ऊपर उठकर क्या है, सबको क्या है, एक ही नज़र से, एक ही इंसान की नज़र से देखता है और उन्हें वापस से एक करने में कामयाब होता है। तो अब हम बात करते हैं कृष्णा सोबती जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी सन 1925 गुजरात में, पश्चिमी पंजाब, जो कि अब क्या है, पाकिस्तान में शामिल हो चुका है। तो अब है इनकी प्रमुख रचनाएं, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये तो क्या है, इनके उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, तो ये है कहानी संग्रह। तो जो पहले हमने देखे थे, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये तो है उपन्यास। और कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे और सूरजमुखी अंधेरे के। हम हसमत शब्दों के आलोक में, ये क्या है, इनका शब्द चित्र संस्मरण है। तो यानी उन्होंने अपनी याददाश्त के आधार पर, यानी अपने स्मरण के आधार पर क्या है, ये रचना लिखी है। अब बात करते हैं भी इन्हें क्या कौन कौन से सम्मान दिए गए और इनको कैसे सम्मानित किया गया। तो साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें दिए गए। और इनकी मृत्यु हुई थी 25 जनवरी सन 2019 में। तो इनके क्या है, इनका जो साहित्य था वो इतना प्रसिद्ध था कि इन्हें काफ़ी सम्मान दिए गए, काफ़ी पुरस्कारों से नवाजा गया। और इनकी मृत्यु हुई थी 25 जनवरी सन 2019 में। अब है हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। कथा साहित्य में क्या है, इनकी विशिष्ट पहचान रखती है ये अपनी। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। उन्होंने ये कहा था कि अगर कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, जो लोगों को क्या है अच्छा लगे और लोगों के क्या है एक अच्छा संदेश दे के जाए। बहुत ज़्यादा लिखना कोई उद्देश्य नहीं होता किसी साहित्यकार का। कम लिखो, अच्छा लिखो, और क्या है वो क्या समाज के लिए अच्छा उद्देश्य देने वाला हो। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। यानी जो पाठक का नया वर्ग है, जो आज का युग है, वो क्या पसंद करता है पढ़ना, संक्षिप्त हो, अच्छा हो। तो अगर ऐसा कोई लेखन करता है तो उसका लेखन क्या है, लंबे समय तक चलता है। तो उसी कैटेगरी में किसको मानते हैं, कृष्णा सोबती जी को मानते हैं कि उनका जो साहित्य है संसार में क्या है, लंबे समय तक पढ़ा जाने वाला है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। यानी उन चरित्रों के नाम क्या है, लगभग लोगों ने सुने होते हैं, जैसे मित्रों, शाहनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीषम साहनी के तमस के साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि रखता है। तो अब हम बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उस समय इस विषय को लेकर बहुत से लोगों ने कहानियाँ लिखी थी। जैसे यशपाल ने लिखा था झूठा सच, राही मासूम रजा ने लिखा था आधा गांव और भीषम साहनी ने लिखा था तमस। तो इसी कैटेगरी में या इसी श्रेणी में देखें तो कृष्णा सोबती जी ने जिंदगी नामा लिखा था, जो क्या है अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था।
तो बच्चों छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। संस्मरण के क्षेत्र में हम हस्मत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हस्मत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया था। संस्मरण क्या होता है? यानी हम किसी से मिले, हम अपने जीवन को जो पुरानी याद है उनको याद किया। अगर हमने कहीं जगह की यात्रा की तो उस यात्रा को बाद में जब यात्रा करने के बाद अपनी याददाश्त के अनुसार उसे लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। तो इनका जो हम हस्मत संस्मरण है वो संस्मरण है जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। अब उनकी भाषा की बात करते हैं तो उनकी कोई एक स्पेसिफिक भाषा नहीं है। उन्होंने संस्कृत भी लिया, उर्दू भी ली, पंजाबी में भी लिखा और हिंदी में भी लिखा। तो इन सारी भाषाओं का मिक्स करके उन्होंने अपना साहित्य लिखा जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी रहा है। अब बात करते हैं इस पाठ के बारे में। तो इस पाठ में क्या है, जो इनका संस्मरण है हम हस्मत, उसका क्या है, एक शब्द चित्र है मियाँ नसीरुद्दीन, वो क्या है लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। यानी उन्होंने एक बाजार में किसी व्यक्ति को देखा जो क्या है नानबाई है, यानी विभिन्न तरह की रोटी बना सकता है, अनेक तरह की रोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने वहाँ जो देखा, उससे जो बातचीत की, उसे अपने शब्दों में लिखा तो वो क्या कहलाया? शब्द चित्र कहलाया। तो किसके ऊपर लिखा? मियाँ नसीरुद्दीन के ऊपर। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो यहाँ अपने पेशे की बात आती है, तो यानी जो काम उनके पिता ने, दादा ने, परदादा ने किया था वही काम उन्होंने भी सीखा। कौन सा काम? नानबाई का, यानी विभिन्न तरह की रोटियां बनाने का। और उन्होंने किस पे विश्वास किया था? करके सीखने का। उन्होंने ये कहा था हमें कोई सिखा नहीं सकता, हम कैसे सीख सकते हैं? खुद से सीख सकते हैं। अगर हम किसी कार्य के लिए बार बार अभ्यास करते हैं तो हम क्या है उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों ये बात आपकी पढ़ाई पे भी लागू होती है। आप अगर ये सोचते हैं कि हमने एक बार पढ़ लिया तो हमें याद हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको क्या है बार बार एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उस समझ के आधार पर आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी चाहिए कि आपने कितना समझा और आपको कितना याद हो गया। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही।